जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ डॉक्टर गुड़ियाज़ टेक। आज हस्बे वादा एक नई सेलिब्रिटी के साथ आपके पास लेकर आई हूँ उनको और इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ बहुत प्यार से। एक अपकमिंग एक्टर हैं जिनका नाम है सुभान अवान एंड लेट्स सी व्हाट ही सेज, व्हाट ही हैज़ टू टेल अस और ऑल अबाउट हिज जर्नी थ्रू आउट। चलें, अस्सलाम वालेकुम सुभान, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो डायरेक्टली एक्टिंग में आए हो या इससे पहले कुछ और भी करते रहे? नहीं नहीं, मैं पहले एक्टिंग से मैंने स्टार्ट नहीं किया। अगर शोबिज़ की बात करें तो मैंने स्टार्ट किया था कमर्शियल से। हुँ, बैक इन 2013 जब मैंने अपनी बैचलर्स भी स्टार्ट किया था, उन्हीं दिनों में मेरा बैचलर्स भी स्टार्ट हो रहा था। और उन्हीं दिनों मुझे कमर्शियल की ऑफर आई एंड आई डिड दैट कमर्शियल। हुँ, तो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड बैक इन 2013। मैंने कमर्शियल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, आई एंजॉयड इट। इससे पहले कोई इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं था मेरा, हुँ, और ना ही कभी कोई जानने वालों में या दोस्तों में भी इवन कोई इस फील्ड से नहीं था। तो इट वाज अ रियली डिफरेंट एंड वेरी अपीलिंग, जिसको आप कहते हो ना टेम्पटिंग, उकसाने वाला, उस तरह का मुझे एक्सपीरियंस मिला। पहला एक्सपीरियंस था इस तरह की चीज का। तो मैंने बहुत एंजॉय किया। बस फिर उसके बाद 2-4 महीने बाद एक और कमर्शियल मुझे ऑफर हुआ, मैंने वो किया। और फिर एक फैशन शूट ऑफर हुआ मुझे, मैंने फैशन शूट किया। देन पीपल रियलाइज्ड एंड आई रियलाइज्ड एज वेल कि I have a good height, I have a good physique, I have a good facial features. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। तो also people realize this, तो मुझे ब्रांड्स की तरफ से काफी ज्यादा कॉल्स आने लगी कि वी वांट टू डू अ शूट विद यू। तो प्लान नहीं था ऐसा कुछ भी, लेकिन प्लान था भी कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी का, कि आई बिकेम अ फैशन मॉडल। और मैंने ब्रांड से स्टार्ट किया, देन आई डिड फैशन बॉक्स एज वेल। और 2017 तक ऑन एंड ऑफ भी, क्योंकि मेरी पढ़ाई चल रही थी, आई वाज डूइंग इंजीनियरिंग। बाय द वे, आई एम एन इंजीनियर। तो माशा तो पढ़ाई के साथ साथ जितना हो सकता था, बहुत ज्यादा नहीं करता था। कभी सैटरडे संडेज को टाइम मिल जाता तो कर लेता था, कभी बंक करके भी कर लेता था वीकडेज में। बट जितना मिल सकता था, जितना हो सकता था, तो थोड़ा बहुत करता रहा। और उस वक्त माइंड में ये था कि बस इसको जितना मतलब एंजॉय कर सकता हूँ कर लेता हूँ, बिकॉज दिस इज समथिंग आई कैन नॉट डू एज अ करियर। मैं इसको करियर के तौर पे नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे इसकी कोई समझ नहीं है, इसमें कोई मेरा जान पहचान का नहीं है। और मैनी अदर थॉट्स इन द माइंड, जो कि एक नॉर्मल 20-22 साल के लड़के के दिमाग में आते भी हैं। तो वो सारे थॉट्स के साथ मैंने सोचा कि नहीं हो पाएगा, तो लेट्स जस्ट डू इट। पॉकेट मनी निकल रही है, जब तक चल रहा चलाते। और यूनिवर्सिटी खत्म हुई, मेरी जॉब भी लग गई। जॉब लगी मेरी एक बहुत अच्छी कंपनी में, और मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में लगी थी। तो आई वाज रियली एक्साइटेड, बिकॉज आई यूज्ड टू डील विद वेरी हाई फैशन ब्रांड्स। पता नहीं आपके इंटरव्यू में उनके नाम ले सकता हूँ या नहीं ले सकता, मेरी तरफ लेकिन से पूरी ले इजाज़त है सकता जो हूँ। आप बोल सकें, हाँ। Okay, so we used to deal with all high fashion brands like Levi's, Next, Gap, American Eagle, Tom Taylor। इस तरह के जितने बड़े ब्रांड्स हैं, उनके साथ हम लोग डेनम, अपनी जो हम लोग डेनम मैन्युफैक्चर करते थे, तो वी देवर आवर क्लाइंट्स, ये जो सारे बड़े बड़े ब्रांड्स थे। हुँ, और बहुत अच्छी जॉब थी, बहुत मजेदार थी। बट वो होता है ना कि आपको किसी चीज का अगर टेस्ट पसंद आ जाए, तो उसके बाद आप वो चीज छोड़ के, अगर आप खाना खाने बैठे हो, कोई चीज पसंद आ जाए, उसका आपने एक नवाला चख लिया और फिर आपको कोई बोले कि यार ये भी बहुत अच्छा है, ये खा ले, तो आपसे फिर बोलोगे नहीं यार मुझे वो अच्छा लग रहा है, मैंने वही खाना है, फिर इसको देखूंगा खाना है कि नहीं खाना है। तो वही वाला हिसाब मेरे साथ हुआ कि माय जॉब वाज रियली गुड, माय बॉस वाज रियली गुड, एंड आई हैड अ कमांड ऑन माय वर्क, बट स्टिल आई वाज नॉट फीलिंग ओके फ्रॉम द हार्ट। नहीं अच्छा लग रहा था करना जॉब। तो क्योंकि डीप इनसाइड मुझे पता था कि मुझे जो अच्छा लग रहा था वो वही था। अब उधर मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, या मेरे कॉन्टेक्ट्स नहीं थे, या फिर मुझे पता नहीं था क्या करना है। तो मैंने कहा अब पता करने का वक्त आ गया, क्योंकि थ्रू आउट लाइफ ऐसे नहीं गुजार सकता। सो दैट्स हाउ आई प्लान्ड इट अप। घर वालों को मनाना भी एक हुँ, मुश्किल, काफी मुश्किल रहा।
क्योंकि ऑब्वियसली मेरे घर में मुझसे बड़े 5 बहन भाई हैं और वो सारे के सारे इंजीनियर्स हैं। तो मैं आई एम द सिक्स्थ वन जिसने इंजीनियरिंग करके फिर वो कह रहे हैं अब मैं इंजीनियरिंग में कोई जॉब या बिजनेस वगैरह नहीं, मैं कुछ और ही करना चाह रहा हूँ। तो थोड़ा सा उनको वो भी फील होता था कि यार ये कहीं वेस्ट ना हो जाए, इसने इतनी मेहनत करके डिग्री भी ले लिया है और फिर अब ये बिल्कुल एक नई चीज करने जा रहे हैं, तो वेस्ट ना हो जाए ये। तो दे वर वरीड, मैंने उनको मनाया एंड देन इवेंचुअली आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर, जॉब छोड़ के सब कुछ छोड़ के थिएटर जाके मैंने थिएटर एक्टिंग स्टार्ट कर दी बिकॉज आई वांट टू लर्न एक्टिंग। एंड आई न्यू दैट कि फैशन मॉडलिंग से मेरा करियर नहीं बन सकता, तो आई कुड सी दिस थिंग कि अगर मैं एक्टिंग की तरफ आऊंगा तो मेरा करियर लॉन्ग लास्टिंग होगा। सो मैंने फिर थिएटर से स्टार्ट किया। थिएटर कर रहा था, मुझे एक ड्रामा ऑफर हुआ, दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट बैक इन 2019 और 20 में। मैं एक प्रोजेक्ट रिकॉर्ड कर रहा था, मेरा फर्स्ट ड्रामा सीरियल था हम टीवी के लिए, किस्मत, वो मैंने किया। फिर उसके बाद उसके एक और कुछ 1 से 2 महीने बाद मुझे ऑफर हो गया था ड्रामा तुमसे कहना था। तो थिएटर के साथ साथ इस तरीके से फिर मैं ड्रामास करता गया। स्टार्टेड फ्रॉम कमर्शियल्स, देन came into modeling, then came into acting, and I don't know what's ahead. Let's see. सही। तो सुभान मुझे ये बताओ कि आप कह रहे थे थिएटर से, तो थिएटर व्हाट काइंड ऑफ थिएटर वर यू डूइंग, क्योंकि अभी तो काफी अरसे से थिएटर में तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो ये कौन सा, ये जो पैरेलल थिएटर जो है, जो बेसिकली कौन सा थिएटर था जिससे आपने ज्वाइन किया था? नहीं नहीं, थिएटर बिल्कुल हो रहा है। अच्छा। और हाँ हाँ, हो रहा है, कम हो रहा है लेकिन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं हो रहा। काफी सारे लोग इंडिपेंडेंटली भी करवा रहे होते हैं, प्रोडक्शन उसकी देख रहे होते हैं। और कुछ ऑडियंस है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं है, लेकिन कुछ ऑडियंस है जो थिएटर को देखना प्रेफर भी करती है और पसंद भी आता है उन्हें देखना। और मैं खैर आई आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर नापा में, नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो बेसिकली उनका एक 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होता है, जो कि जिसमें वो आपको थिएटर कराते भी हैं और थिएटर करने के लिए, एक्टिंग करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, कि आपकी वॉइस क्वालिटी क्या होनी चाहिए, आपकी ब्रीदिंग क्या होनी चाहिए, आपकी बॉडी कैसी होनी चाहिए, आप कैसे होने चाहिए। मतलब पर्सनैलिटी को एक्टिंग के लिहाज से जिस चीज की जरूरत होती है, वो सारी चीजों पे वो काम करते हैं, बाकायदा क्लासेस होती है। एंड द फैकल्टी इज रियली गुड। पाकिस्तान के जो बड़े बड़े नाम है वो वहाँ पे हमें सिखा रहे होते थे। आई रियली वांट टू टेक द नेम ऑफ डॉक्टर जमुद्दीन और तलत हुसैन और इस तरह से हमारे इस तरह के नाम के लोग, जो मतलब जिनका नाम सिर्फ हमने सुना ही होता था कि यार कभी इनसे मुलाकात हो सकेगी नहीं हो सकेगी, तो वो लोग हमारे सामने बैठ के हमें पढ़ा रहे होते थे, हमें बता रहे होते थे। तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत मजा आता था। तो नापा से आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर्स एंड एक्टिंग। नापा के आपके दो और कुलीग्स ही कहूंगी अब मैं, जिनका मैंने इंटरव्यू किया था और उनसे काफी हमने डिटेल में इसके बारे में बात भी की थी। एक साकिब समीर, उसका इंटरव्यू उस वक्त किया था जब आई थिंक वो उनका ड्रामा रकीब से चल रहा था। बहुत जबरदस्त उस ड्रामे ने भी काम कर दिखाया। और दूसरा पारस मसरूर, आई थिंक आई एम श्योर यू आर फेमिलियर विद हिम एज वेल। पारस ही बहुत जबरदस्त काम बिल्कुल किया, बिल्कुल, बल्कि वो काफी सीनियर है हमारे। जी। और उनको मतलब हम लोग थिएटर्स करते हुए देखते थे। और बहुत मतलब हम क्या, वो दे आर लाइक द नेम्स यू टॉक, दे आर लाइक, जिनको हम कहते हैं ना कि एक्टिंग के जाइंट्स हैं, बहुत बड़े जाइंट्स हैं। उनके अंदर इतनी सारी एक्टिंग भरी हुई है। एंड आई रियली वांट के हमारी इंडस्ट्री उस लेवल तक ग्रो करे। इंशाल्लाह करेगी, एक दिन आएगा, जरूर करेगी। कि जहां पर इस तरह के एक्टर्स को अपनी प्रॉपर एक्टिंग को यूटिलाइज करने का भी मौका मिले। एग्जैक्टली तो ये मुझे इस बात का दुख होता है, टू बी ऑनेस्ट विद यू, जब मैं इस तरह के लोगों से मिलती हूँ और बात करती हूँ और फिर मैं देखती हूँ कि ये कितने अंडररेटेड है। टू बी ऑनेस्ट, आई मीन अंडररेटेड इज द राइट वर्ड, बिकॉज दे हैव सो मच पोटेंशियल। उसकी उनके अंदर मतलब रच कहते हैं ना, अंदर ही एक्टिंग उनके अंदर भरी हुई है, बट उनको प्रॉपर तरीके से प्रोजेक्शन नहीं मिल रही है। आई डोंट नो कब हम इस चीज से निकलेंगे बाहर और कब यूटिलाइज करना सीखेंगे अपने टैलेंट को। आई डोंट नो। खैर
चलेंगे तो। इंशाल्लाह इट विल कम, आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। उसका रीजन ये नहीं है कि मैं सिर्फ तारीफ करना चाहता हूँ हमारी इंडस्ट्री की, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन मैं इसके डिफेंस में एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि हमारी इंडस्ट्री, लेट्स से, अगर हम साल गिनना शुरू करें तो कितनी ही पुरानी हो सकती है। 70 साल पहले तो हमें आजादी मिली है। उसके बाद अगर 50 साल पुरानी भी, या चलो 70 साल पुरानी भी हम कहते हैं कि वो है, तो फिर हम चले जाए बॉलीवुड, तो बॉलीवुड इंडस्ट्री इज फार एल्डर देन अस। उसके बाद फिर हम हॉलीवुड चले जाते हैं, हॉलीवुड की तो 200, 250, 300 साल पुरानी हिस्ट्री है उनकी। शेक्सपियर और उनके वक्तों से जो चीजें चलती आ रही हैं, तो उनकी टीम से अब ये है कि एक अगर 5 साल का बच्चा है, एक 10 साल का बच्चा है और एक 15 साल का है, तो दोनों की मेंटेलिटी, दोनों की पर्सनैलिटी, दोनों के बोलने का, चलने का, सब कुछ डिफरेंट होगा। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अभी हमारी जो इंडस्ट्री है, उसको थोड़ा टाइम कम हुआ है। लेट्स गिव इट सम टाइम, लेट्स work very hard for it, and I can see that good people are coming, good directors are coming, good actors are coming, and there are a lot of positive vibes जिनको हम गैदर साथ साथ करते रहे, अच्छे लोगों को मिलाते रहे, क्योंकि जरूरत है अच्छे लोगों के मिलने की, सिंसियर लोगों के मिलने की। और जब वो मिल जाते हैं अच्छे लोग और सिंसियर लोग, तो इवेंचुअली अच्छी चीजें आहिस्ता 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 डेवलप होने लग जाती हैं। और देयर विल बी अ टाइम के जब हम बोलेंगे कि यार, अम, हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारे जो ड्रामे हैं, हमारी जो मूवीज है, वो कोरियन लोग डब करके देख रहे होते हैं, वो फला लोग डब करके देख रहे होते हैं। देयर विल बी अ टाइम, आई एम टेलिंग यू, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ, अब देखो जैसे परिजाद, आई मीन इट वाज आउट ऑफ द बॉक्स, और आई थिंक बनाने वालों को भी आइडिया नहीं होगा कि परिजाद जो है वो इतना रिकॉर्ड ब्रेक करेगा और इस कदर बाहर भी देखा जाएगा। आई थिंक इंटरनेशनली इसको जितना फेम और रिकग्निशन मिली है, अनप्रेसिडेंटेड। आई थिंक बहुत कम ड्रामों को ये नसीब हुई है। लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और कहाँ कहाँ से, क्योंकि मैं भी बाहर ही बैठी हुई हूँ ऑब्वियसली, तो फीडबैक तो आ जाता है चीजों का। तो उसने वो चीज तोड़ी है। मेरा ख्याल है हमें भी ये मोड़ जो है ना, ये सास बहू वाला, कि इसमें से अगर हम निकल के आ जाएं, तो टैलेंट भी है, रिसोर्सेज भी हैं, बिल्कुल, आई एम श्योर। और बिल्कुल। इसके अलावा जो है अच्छे डायरेक्टर्स भी हैं। आई थिंक राइटर्स एक और चीज है जिसके अंदर हमें थोड़ा सा शायद चैनल वालों को करना पड़ेगा, कि राइटर्स को थोड़ा सा मोटिवेट करें कि वो चीजें लिखें जो वो दे आर केपेबल ऑफ डूइंग इट, बट दे आर नॉट डूइंग इट बिकॉज वट एवर। थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा मैं आपकी यहाँ पे बात पे। राइटर्स भी बहुत अच्छे हैं हमारे पास, लेकिन जब राइटर्स को आप बाउंड कर दोगे कि यार देखो, तुमने जो स्टोरी बनानी है ना, उसमें सास बहू की लड़ाई होनी जरूर चाहिए, या फिर जो एक बड़ी बहन है वो छोटी बहन से हसद करती हुई दिखनी चाहिए, या फिर जो छोटा भाई है वो बड़े भाई के पैसों पे, दौलत पे इस तरह की कोई नजर रखता हुआ दिखना चाहिए। तो जब आप उस पे इस तरह की पाबंदियां लगा देते हो ना, तो अल्टीमेटली वो ये स्टोरी निकल के आती है जो एक टिपिकल स्टोरी हम हर ड्रामे में देखते हुए आ रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम अपने राइटर्स को फ्रीडम दें, जो कि बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं कि एक बहुत बड़ा मसला ये भी होता है कि टीआरपी के चक्कर में और थोड़े से डर के चक्कर में कि यार नई स्टोरी कौन देखेगा, यार ये स्टोरी तो किसी को पता ही नहीं है, किसी कोई हो सकता है पसंद ना करे। तो इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप एक जैसा कंटेंट बनाते रहोगे, आप पैसे तो कमाते रहोगे, चीजें तो चलती रहेंगी, लेकिन आप कभी ग्रो नहीं करोगे। तो ग्रो करने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको राइटर्स को फ्रीडम देना पड़ेगा। आप बोलो कि यार तुम्हारे जो दिमाग में है ना, इनको अपने सफ़ों पर उतारो और हमें ला कर दो। हम कह रहे हैं, हम गारंटी दे रहे हैं कि हम आपको वो जो आप लिख कर लाए होगे, अगर अच्छा होगा तो उसको हम करेंगे एग्जीक्यूट। तो थोड़ा सा फ्रीडम दें अगर राइटर्स को, तो आई थिंक कि हमारे राइटर्स भी बहुत अच्छे हैं। यही मैंने कहा था कि अगर थोड़ा सा प्रोड्यूसर्स को और प्रोडक्शन टीम्स को थोड़ा सा उनको उन पे थोड़ा सा बिलीफ रखना पड़ेगा कि लाइक यू नो, अब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एक प्रोजेक्ट नहीं चलेगा, दो प्रोजेक्ट्स नहीं चलेंगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं तो आपको स्टार्ट लेनी है अगर आपको अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करना है और उस लेवल पे लेके आना है। तो एग्जैक्टली, जैसे आपने परीजाद की बात की अनिला जी, अब परीजाद जितना हिट हुआ है उतना, आई डोंट थिंक सो ये जो टिपिकल एक जैसी स्टोरी वाले ड्रामे बन रहे होते हैं वो इतना, उन सबको मिला भी लो तब भी वो इतने हिट हुए हैं।
तो अगर आपके 5 ड्रामे उन टिपिकल ड्रामों से फ्लॉप भी हो जाते हैं, उनसे कम कमा लेते हैं, तो छठा ड्रामा तो निकलेगा ना जो परिजात की तरह सारी चीजों को तोड़ के आगे आसमान को छुएगा। दैट इज ट्रू, तो ये भी तो होगा। दैट इज ट्रू। और पता है ये होता है कि मेहनत दिखती है। आई मीन हर कोई कहता है कि हमारे प्रोजेक्ट पे बहुत मेहनत हुई है, मगर एक्चुअली जब बहुत ज्यादा मेहनत होती है ना, वो दिखती है, जैसे कि परिजात के केस में दिखी है कि हालांकि मतलब मैं आई थिंक बहुत सारे मेरे इंटरव्यूज में मैंने ये भी कहा है कि हम राइटर के ऊपर सब बेस करते हैं। मुझसे पर्सनली पूछे तो आई थिंक परिजात इज हिज बेस्ट वर्क। लोग कहते हैं नहीं खुदा और मोहब्बत, आई डोंट लाइक इट। मुझे खुदा और मोहब्बत नहीं पसंद आया था, मैंने हार्डली शायद देखा भी बहुत कम है, बिकॉज वो मुझे समहाउ उसकी बहुत सारी चीजों के साथ इश्यूज थे, बहुत सारी बातों के साथ प्रॉब्लम्स थे। बट परिजात उसी राइटर का लिखा हुआ है, लेकिन बहरहाल कहाँ से कहाँ वो एक एक डायलॉग, एक एक जुमला, एक एक चीज सिर्फ हम जैसे लोग नहीं, जो मेच्योर लोग हैं वो ही नहीं, आई थिंक यंगस्टर्स ने भी उसको उतना ही अप्रिशिएट किया है। सो या बिल्कुल ट्रू। तो और हम्म, बिल्कुल आपकी बात आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि आई थिंक के जो टीम थी, जो लोग थे, उन्होंने एक चीज पे फोकस बहुत ज्यादा किया कि जो भी कैरेक्टर सामने आएगा उसके उसको हम बस एज अ कैरेक्टर नहीं छोड़ देंगे, उसके अंदर उसकी सोल को भी डाल के छोड़ेंगे। तो मैं देखता था कि उसमें जो छोटे से छोटा कैरेक्टर भी था ना, उसकी उसकी भी डेफिनेशन प्रॉपर थी, वो पॉलिश था, वो ग्रूम था, वो दिख रहा था कि वो एक अलग कैरेक्टर है, ना हम्म, कि एक एक्स्ट्रा है। हम्म, अब ड्रामों में ये बड़ा मसला होता है हमारे, हम्म, कि आप हीरो बहुत अच्छा ले लेते हो, बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, हीरो के बहन भाई दोस्त वगैरह जो मेन मेन सपोर्टिंग कास्ट भी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। बट उसके बाद अगर कोई एक ऐसा कैरेक्टर आ जाए जिससे आपने 2 या 4 दिन का काम करवाना है, तो वो डिफाइन नहीं हो पाता है। वो ऐसा लगता है कि यार इसको वाकई उठा के लाए कि यार मुझे 2 दिन का काम देने के लिए आ रहे हैं। बट लकीली हमें परिजात में ऐसा नहीं देखने को मिला, जिसके लिए मैं बहुत खुश हुआ। मैंने मुझे अच्छा यूं लगा कि चलो जो बिल्कुल सपोर्टिंग एक्स्ट्रा सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी हैं, वो भी अपना पूरा एक कैरेक्टर लेकर आ रहे हैं। तो दैट्स अ रियली गुड थिंग अबाउट दैट प्रोजेक्ट। सही। अच्छा मुझे बताया, जो आपका प्रोजेक्ट था तुमसे कहना था, मैंने देखा, मैंने आपको बताया कि मुझे बहुत मजा भी आया वो देख के। कोई इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस कुछ हुआ हो सेट पे, कोई ऐसी मजे की बात जो आप हमसे शेयर करना चाहें? बहुत संजीदा गुफ्तगू हो गई, अब मैं चाहती हूँ थोड़ा सा मूड को लाइट करें। हाँ। अच्छा, पहले तो आपने पूछा है कि सबसे ज्यादा जो मुझे कहेंगे कि अट्रैक्ट करता है मोमेंट, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। मे बी आपको याद हो, लेकिन आपके हो जाता है, स्लिप ऑफ माइंड हो जाता है। तो व्हेन आई वाज डूइंग फैशन मॉडलिंग बैक इन 2019, तो आई वाज डूइंग फैशन पाकिस्तान वीक, और उसमें थर्ड डे की लास्ट वॉक चल रही थी। और वॉक ऐसे थी कि मैं, एक और मेरे साथ एक कपल बना हुआ था, जो लड़की थी वो भी मेरे साथ, और उन्हें वॉक करनी थी। हम लोग वॉक करके आए, फिर फिनाले होता है, फिनाले में वॉक करने लगे तो उसकी सैंडल टूट जाती है। उसकी सैंडल टूटती है और वो मेरे आगे चल रही होती है। आई जस्ट गो एंड होल्ड हर और उससे पूछता हूँ क्या हुआ। वो कहती है सैंडल टूट गई है एंड आई कैन नॉट वॉक। तो मैंने कहा अब बताओ क्या करना है। तो वो कहती है कि गोद में उठा मुझे लो। नहीं पता। मैंने कहा चलो मैं, हाँ। नहीं, वो उसने उससे मुझे कहा कि मुझे नहीं पता कि अब क्या करे। लेकिन अब इशू है, बिकॉज ऑब्वियसली उन्होंने पहने हुए होते हैं शरारे वगैरह, अब वो झुकेंगी तो ज्वेलरी किधर, कपड़े इधर उधर। तो अब वो बड़ी परेशान हो गई। तो आई जस्ट वेंट डाउन एंड आई टुक हर सैंडल्स ऑफ। मैंने उसकी सैंडल्स उतारी एंड देन वी वॉकड अलोंग एंड इट वाज अ वेरी बिग हिट। आई डोंट नो कि आपकी नजर से वो वीडियो गुजरी है नहीं गुजरी, बट दैट वाज सच अ वायरल वीडियो कि आज भी मुझे लोग उसके ऊपर टैग कर रहे होते हैं, और आज भी मुझे उसके ऊपर लोग अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। तो अच्छा, हुआ क्या था कि जब ये सब हो गया, एंड नॉर्मली हम लोग को इंस्ट्रक्शन ये होती है, जो जैसे कहते हैं ना जनरल इंस्ट्रक्शंस। तो जनरल इंस्ट्रक्शन ये होती है कि भाई रैंप पे कुछ भी हो रहा हो, आपको अपनी वॉक करनी है, ठीक है, आपको अपनी वॉक नहीं छोड़नी। क्योंकि अगर कोई भी एक छोटा सा केओस हो रहा है और आप उस केओस में लग जाते हो, तो आप एक बड़ा केओस ही अल्टीमेटली क्रिएट कर जाओगे, क्योंकि आपके पीछे भी और लोग आ रहे हैं। तो बेस्ट ये है कि जो जिसके साथ जैसा हो रहा है होने दो, आप अपनी वॉक को कंटिन्यू करो, ताकि बाकी सारा सर्कल डिस्टर्ब ना हो, अगर सर्कल में से एक हिस्सा डिस्टर्ब भी हो गया। सो एनीवेज, दिस इज व्हाट जनरल इंस्ट्रक्शंस आर।
बट व्हेन दैट थिंग हैपेंड तो पता नहीं समथिंग स्ट्रक मी, मुझे कुछ हिट हुआ। मैंने कहा कि यार ये इंस्ट्रक्शंस ठीक है बट ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, कभी कभार सिचुएशन ऐसी नहीं होती कि आप हमेशा जनरल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। और मैंने आउट ऑफ द वे जाके कर दिया। उसके बाद मुझे नहीं पता था कि मैंने जो कर दिया है उसके बाद मुझे टीम से डांट पड़ेगी या फिर वो अच्छा। इस चीज को बिल्कुल लाइटली लेंगे, बोलेंगे चलो ठीक है जो हो गया सो हो गया, या फिर अप्रिशिएट करेंगे। मुझे लिटरली बिल्कुल नहीं पता था कि वो लोग इतना ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे। मतलब एक चीज होती है ना कि यार चलो हाँ यू डिड अ गुड जॉब, सही था, या इग्नोर ही कर दिया कि हाँ यार ये तो बिल्कुल ओके चीज थी तो इसको क्या ही अभी बोले, या फिर बुरा था तो बोले यार बुरा था। लेकिन उन्होंने जब तारीफ भी की तो तारीफ नहीं, वो बहुत ज्यादा तारीफ की। मतलब एवरीवन स्टार्टेड क्लैपिंग, दे गिव मी स्टैंडिंग ओवेशन। में बाहर गया तो बाहर रैम से बाहर भी, बैक स्टेज भी सब मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं। एंड दे आर सेइंग कि यू डिड अ फैंटास्टिक जॉब डूड, तुमने तो बहुत अच्छा कर दिया। अच्छा उस वक्त तक भी मुझे रियलाइज नहीं हुआ इतना। और मैंने कहा चलो ठीक है, इन लोग को बहुत अच्छा लगा, एंड दैट्स इट। आई वेंट बैक होम। लास्ट डे था फैशन वीक का, 4 दिन हम लोग लगातार काम कर करके बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं। तो मैं जाके फिर सो गया। बस सुबह उठा, मैंने आदत होती है ना कि आप अपना मोबाइल फोन जो है वो सुबह जैसी ही होती है आप सबसे पहले मोबाइल फोन उठाते हो, टाइम देखते हो। फिर इसके बाद टाइम देखने के बाद आपको दिल चाहता है कि आप नोटिफिकेशन व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम चेक करो। तो मैंने व्हाट्सएप वगैरह देखा, व्हाट्सएप वाज नॉर्मल। और फिर मेरी आदत है मैं इंस्टाग्राम चेक करता हूँ, तो मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया। तो अचानक से वो इतने सारे नोटिफिकेशंस, लाइक्स, फॉलोअर्स एंड एवरीथिंग। तो अब नींद में एक तो मैं मुझे पता नहीं, मैंने अचानक से देखा, मुझे लगा कि किसी और की प्रोफाइल है ये। तो फिर मैंने कहा लेकिन किसी और की प्रोफाइल मेरे मोबाइल में क्यों खुल रही है? तो उस वक्त मुझे थोड़ा सा वो रियलाइजेशन हुई कि नहीं नहीं ये तो मेरी ही होगी। तो मैंने देखा यार व्हाट, मतलब इतने फॉलोअर्स आ रहे थे कि मैं लिटरली एवरी सेकेंड इफ आई स्वाइप द स्क्रीन ऑन इंस्टाग्राम तो मेरे 99 प्लस फॉलोअर्स हुए होते थे। एंड दैट वाज समथिंग वेरी ह्यूज फॉर मी। दैट वाज मतलब इससे पहले मुझे कभी इस तरह का कुछ बूस्ट नहीं मिला था कभी। एंड द सिंगल थिंग विच फॉर मी वाज नथिंग वेरी स्पेशल, और मतलब ये तो करना ही चाहिए, आपको अगले बंदे की मदद करनी चाहिए। तो मेरे दिमाग में तो यही था कि हाँ यार शी इज अ पर्सन, एंड जो भी है मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ, एंड दैट्स इट। ये नॉर्मल बात है और कोई भी करता है, ये लोग बाहर भी कर ही रहे होते हैं। मैंने तो जितना भी देखा है कि अगर मैं कभी ड्राइव करते हुए निकलूं, सड़क पे निकलूं, तो मैं देखता हूँ लोग एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं। हाँ लड़ाइयाँ भी होती है, झगड़े भी होते हैं, लेकिन मदद भी कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर कोई मुसीबत में है तो उसकी मदद ना करे। एक्सीडेंट भी होते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, वहां पे चोटें भी लगती हैं, और फिर उन्हीं लोगों को लोग हॉस्पिटल भी लेकर जा रहे होते हैं, ये भी मैं देखता हूँ। तो मेरे लिए बड़ा नॉर्मल था। एंड मैंने वो कब तो मुझे पता चला कि सारे जो लोग हैं वो शेयर कर रहे हैं वीडियोस अपने इंस्टाग्राम से, मुझे टैग कर रहे हैं, और प्लस मुझे मैसेजेस आ रहे हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इवन सेलिब्रिटीज तक के मुझे मैसेजेस आए हुए। तो मैंने कहा यार चलो, दैट्स रियली गुड कि पीपल आर अप्रिशिएटिंग द गुड कॉज, द गुड थिंग्स। एंड यू नो it says that we all have, not talking about myself only, we all have a pure heart, a heart of gold, कि जहाँ पे हम किसी को अच्छाई करता हुआ देखते हैं तो उसको सराहते भी हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और उस जैसा बनने की भी कोशिश करते हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है हमारे माशरे की, आई वुड से दैट। नहीं, वैसे ये सिर्फ एक अच्छाई नहीं थी, आई थिंक इट वाज अ वेरी जेंटलमैनली थिंग टू डू, जो कि अब हमारे यहाँ जेंटलमैन कुछ कम हो गए ना। तो ये तो बहुत ही जेंटलमैनली काम किया है आपने, तो इसकी वजह से मेरे ख्याल में सबने आपको बड़ा अप्रिशिएट किया है कि आई हाँ थिंक इससे आपकी तरबियत का अंदाजा हो जाता है कि लाइक यू नो यू हैव बीन प्रॉपर्ली ग्रूम्ड अप टू बी लाइक दिस। वरना तो लोग तो मतलब दे वुड जस्ट इग्नोर एंड गो अवे, लाइक कौन देखता है, कौन पूछता है। आजकल की जमाना तो ऐसा हो गया है कि कोई किसी की परवाही नहीं करता। बट नहीं, इस पे तो भाई मैं भी तालियां बजाऊंगी, मतलब शाबाश। थैंक यू सो मच, आई एम ऑनर्ड, आई एम रियली ऑनर्ड, थैंक यू। अच्छा, आजकल शूट चल रहा है रोग का। जी हाँ, आजकल रोग का शूट चल रहा है, और बहुत मजेदार शूट चल रहा है। एंड आई वांट टू शेयर वन मोर थिंग।
आप मुझसे छोटा सा सवाल करती हैं, मैं बड़ा सा जवाब देता हूँ। पता नहीं, मुझे शायद जब एनर्जीज मैच करती है तो फिर मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ, वरना मैं इतना नहीं बोलता। आई एम मैं तो टेलिंग यू चाह दैट। रही हूँ कि आप ज्यादा बोले। मुझे तो इस तरह के लोग पसंद है। मैं तो आपके लिए अभी 3 और 4 सेशन और बुक करवाने वाली हूँ कि मुझे ओह, बात दैट्स करनी। सो स्वीट ऑफ यू। और पता है, अच्छा मेरे साथ अब वो जवाब तो मैं देता रहूंगा रोक का, लेकिन उससे पहले एक और बात कर लेते हैं हाँ। कि मेरा ना एक थोड़ा डिफरेंट सी पर्सनैलिटी है, डुअल पर्सनैलिटी भी कह सकते हो आप इसे। हाफ ऑफ द पीपल थिंक कि मैं बहुत ज्यादा रूड हूँ, मैं गुस्से वाला हूँ, और इवन मैंने उनसे कभी बात भी नहीं की होती। मतलब ये होता है ना कि चलो आप किसी से कभी सलाम ही कर लो, या कभी उनसे ये दो चार बात ही कर लो कि यार ये चीज मुझे आपसे चाहिए, या फिर ये चीज आप वहां जाके रख दें। कुछ इस तरह की कोई भी एक दो लफ्ज की बात हो जाए, तो वो भी ना हुई भी हो, तब भी उनका जनरल परसेप्शन होगा कि यार ये बंदा रूड है, इसमें बहुत एटीट्यूड है, और ये गुस्से वाला है। तो मतलब कैसे यार तुम लोगों ने कैसे जज कर लिया? और फिर कुछ कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार ये तो इससे ज्यादा तो फ्रेंडली बंदा ही कोई नहीं है, इससे ज्यादा जॉली बंदा ही कोई नहीं है। मतलब इतना इसको मतलब मजाक कर लो, इसके साथ सब चीजें कर लो, और ये भी खुशी खुशी आगे से मजाक कर रहा होता है और सारी चीजें कर रहा होता है। तो मुझे अक्सर लगता है कि जहां जहां मेरी एनर्जी मैच हो जाती है, बस वहां वहां पे फिर आप मुझे बोलते हुए, हंसते हुए, मजाक करते हुए, और सारी अच्छी अच्छी चीजें करते हुए देख रहे हो। तो जहां नहीं कर रही होती तो बस फिर मैं वहां पे चुप हो जाता हूँ, मैं बिल्कुल खामोश रहता हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि हम्म, उसमें भी इंसान अपनी जो एनर्जी निकाल रहा होता है, हम्म, वो अगले बंदे तक कम्युनिकेट खुद ही हो जाती है, भले से आप बोलो ना बोलो। अगर आपको कहीं पे अच्छा नहीं लग रहा, आप खामोश भी बैठे हो, तो वो एनर्जी उन तक पहुंच गई कि यार ये तो बड़ा एटीट्यूड में लग रहा है, या फिर रूड सा लग रहा है, या इसको पता नहीं कुछ मूड स्विंग्स हुए हुए हैं, मूड में नहीं है। तो ये चीज फौरन लोगों को कम्युनिकेट हो जाती है। तो इट्स द एनर्जी गेम इज रियली हाई, मुझे नहीं पता था। वैसे सुभान, ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। पता है, इस बात पे बात हो सकती है, रोक पे हम बाद में आएंगे। मुझे ये बताओ कि आर्टिस्ट जो हैं, इनके बारे में मशहूर होता है कि इनमें मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। हाउ ट्रू इज दैट? मूड स्विंग्स तो बहुत कम मैंने देखे हैं अब तक, कि मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है लोगों के साथ, मैं अपने आप को उसमें फिलहाल इंक्लूड ही नहीं करूंगा। इसलिए नहीं कि वो गलत है या मैं सही हूँ, या वो सही है मैं गलत हूँ। लेकिन लेट्स जस्ट फॉर दिस टाइम आई एम कीपिंग आउट फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ आर्टिस्ट। वरना मैं चाहूंगा कि मुझे सब आर्टिस्ट बुलाएं, आर्टिस्ट कहलाऊं, और आर्टिस्ट खुद को भी मैं समझूं। लेकिन फिलहाल के लिए एलिमिनेट करके मैंने देखा है कि लोग ना मूड स्विंग से ज्यादा उनका ये होता है कि उनको आई थिंक कहीं ना कोई चीज तंग कर रही होती है, हिट कर रही होती है, और अंदर से, और वैसे भी नॉर्मली भी वो अपने आप को अच्छा रखना चाहते हैं, अच्छे से बात करना चाह रहे होते हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा लेकर चलना चाह रहे होते हैं। मतलब दे वांट टू बी पॉजिटिव, बट काफी सारी चीजें आ रही होती हैं उनके बीच में जो उन्हें तंग कर रही होती हैं। और ऑब्वियसली हम उन्हें नहीं देख पाते, हमें तो उसके जो फिजिकल अपीयरेंस है वही दिख रही है ना, कि यार ये तैयार होके बैठा हुआ है, इसके हाथ में स्क्रिप्ट है या चाय है, और ये अभी अपना सीन करने जा रहा है, या फिर मजे से चाय पी रहा है और एटीट्यूड में बैठा हुआ है। लेकिन डीप इनसाइड उसके अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या हो रहा है, उसको किसकी तरफ से मसले हो रहे हैं, सेट की तरफ से मसले हो रहे हैं, प्रोडक्शन की तरफ से मसले हो रहे हैं, घर की तरफ से मसले हो रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज चल रही होती है जो कि हम लोग नहीं जज कर पाते हैं। हम लोग बड़ा देखते हैं ना जाहिरी तौर पर, जैसे कहते हैं कि एक जाहिरी चीज हम हमें दिख रही होती है। तो सब सब कुछ जाहिर तो नहीं होता ना, बहुत कुछ अंदर भी तो होता है इंसान के, और बहुत कुछ चल भी रहा होता है। तो आई थिंक कि आप उस वक्त ना उस बंदे से अगर सही तरीके से बात कर लो ना, तो ना उसका मूड खराब होगा, ना उसके मूड स्विंग्स होंगे, ना उसके एटीट्यूड में, ना उसकी टोन में किसी भी तरह का फर्क आएगा। आई थिंक ये उस बंदे की गलती कम है जिसने चीखा है, उस बंदे की ज्यादा है जिसने उसको ट्रिगर किया है चीखने पे। तो ये चीजें आई थिंक हमें समझनी चाहिए, सिर्फ इस फील्ड में नहीं, जनरली पूरे माशरे में। इस फील्ड में तो शायद फिर भी कम हो,
लेकिन जॉब पे इतना होता है कि लोग एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे होते हैं, बॉस आता है आगे डांट देता है या फिर कहता है कि तुझे काम नहीं आता और ये और वो। तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली एक इतनी बड़ी फ्रस्ट्रेशन बनती है। अभी पिछले दिनों में ना नीला जी, एक मैंने इतनी मतलब सिंपल सी और इतनी हार्ट टचिंग पिक्चर देखी। और वो सिंपल सी यूं पिक्चर थी कि एक पिक्चर में इस तरह का एक स्क्वायर था जिसमें चार डिफरेंट पिक्चर्स लगी हुई थी। पहली पिक्चर में क्या था, एक जो है बॉस होता है, वो अपने एम्प्लॉय को डांट रहा होता है। ठीक है, अगली पिक्चर में दिखाया हुआ था वही एम्प्लॉय घर आता है, और जब घर आता है तो वो अपनी बेगम को डांट रहा होता है। फिर वो बेगम जो होती है अगली पिक्चर में देखा है अपने बच्चे को डांट रही होती है। और इसके बाद फिर जो वो बच्चा होता है ना, वो जाके एक बिल्ली के ऊपर टॉर्चर कर रहा होता है। तो दैट्स हाउ हम लोग इस तरीके से माशरे को पूरा मतलब एक पूरा माशरा बिगाड़ देते हैं हम लोग, सिर्फ इस वजह से। क्या ही होता कि अगर वो बॉस उसको कहता कि ठीक है, चीजें इस तरह भी हो जाती हैं, बुरी भी हो जाती हैं, अच्छी भी हो जाती हैं, और तुम्हारी हम ग्रूमिंग करेंगे, तुम्हारे ऊपर हम काम करेंगे, तुम्हें अच्छा बना देंगे, डोंट वरी मैन, इट्स ओके, हो जाता है कभी कभी, कोई मसला नहीं है। अगर हम इतनी सी बात बोल दें और पूरा माशरा बदल जाए। क्या बात है, हमने खामखा पढ़ लिख के झक मारी ना, ऐसी अजीम बात, इतनी डीप रूटेड बात बोल दी है जो कि बेसिस है एक पूरे माशरे की, यू नो दैट। बिकॉज अगर हम कभी इस तरह से पेशेंट आ रहे बिल्कुल। होते हैं, वो देख रहे होते हैं, मैं हमेशा औरतों को यही कहती हूँ जो माएँ होती हैं कि जब कभी भी गुस्सा आ रहा हो ना अपने बच्चों के ऊपर, सोचो कि वाकई बच्चों पे गुस्सा आ रहा है या कोई और गुस्सा है जो आप बच्चों पे निकाल रहे हो। So most of the times, this is what we are doing. We are screaming at our children. But why are we screaming at our children? Because we are taking out our frustration on them. Because वो soft target है. ये नहीं सोच रहे कि उसका बच्चों पे क्या। मैं पाकिस्तान जाती हूँ, मैं जैसी एंटर होती हूँ ना, मैं देखती हूँ माँ चपेड़े मार रही है, थप्पड़ मार रही है, इधर कर रही है, वो लाइक यू नो, इट्स सच अ नॉर्म, इट्स सच अ नॉर्म। ये मैं इसलिए नहीं, कोई बड़ी मेम बन के नहीं बोल रही हूँ, हम खुद गुजरे हैं इससे। जब हॉस्पिटल में भी काम कर बिल्कुल रही बिल्कुल। होती तो देख रही होती, तो हमारे यहाँ जो स्पेशली लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप है, एक एक औरत के कोई 6-6 7-7 बच्चे माशाल्लाह सब साथ जा रहे हैं, वो एक को इधर से मार रही है, एक उधर से मार रही है, एक को उधर से पकड़ के घसीट रही है, एक को जो है बालों से पकड़ के घसीट रही। ये तो है, ये तो हमारा माशरा है। और वो बच्चे क्या सीख रहे हैं, बच्चे यही सीख रहे हैं, बड़े होंगे वो यही कुछ करेंगे। सो लाइक बहुत अच्छी बात की है, इट्स वेरी वेल डन ऑनेस्टली। बहुत आई एम वेरी इम्प्रेस्ड माशाल्लाह से, आप इतनी इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें। सो अच्छा, मुझे ये बताया कि सुभान आज से 10 साल के बाद खुद को कहाँ दिखता है? मैंने ना छोटे छोटे प्लान्स बनाए हुए होते हैं, और मैं उन छोटे छोटे प्लान्स को एग्जीक्यूट करने पे मानता हूँ। आज से 10 साल बाद मैं कहाँ होऊंगा ये उन छोटे छोटे प्लान्स पे डिपेंड करता है। अम, अब तक के अगर मैं पिछले 10 साल को देखूं तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक आऊंगा, और जहां मैं आया हुआ हूँ, जिस पोजीशन पर हूँ, अ, वो मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे इतना जल्दी मिल जाएगी और इतनी आसानी से मिल जाएगी। इतना मैं लकी भी हूंगा कि ये सब कुछ हो सकता है मेरे लिए। तो मैंने हमेशा से बचपन से इस चीज पे बिलीव किया है कि हमेशा अपने टारगेट्स को छोटा छोटा सेट करो, और उन अगर आप को लगता है कि यार आपने 5 साल में कुछ अचीव करना है, तो 5 साल में जो अचीव करना है उसको भूल जाओ। ठीक है, और स्टार्ट करो कि आप 5 हफ्ते में क्या कर सकते हो। ठीक है, 5 हफ्ते का एक छोटा सा टारगेट सेट कर लो, फिर 5 महीने में क्या कर सकते हो उसका एक छोटा सा टारगेट सेट कर लो, फिर साल भर में क्या कर सकते हो, फिर 2 साल में, 2.5 साल में, 3 साल में, फिर 4 और 5 साल में। आप हो सकता है वो जो आपने 5 साल पहले का टारगेट सोचा हो कि यार 5 साल में मैंने ये करना था, अब उससे भी बहुत आगे चले जाओगे 5 साल के अंदर। तो ये छोटे छोटे टारगेट्स मुझे लगता है ज्यादा जरूरी है। और मैंने छोटे छोटे टारगेट्स ऐसे ही रखे हैं कि स्टेप बाय स्टेप मुझे अपनी सारी चीजों को लेके चलना है। जैसे कमर्शियल्स के बाद मैंने छोटा सा स्टेप लिया कि यार फैशन मॉडलिंग में मैंने अच्छा करना है, एंड आई वाज अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज वेरी गुड एट इट। और एक वक्त था कि ऑलमोस्ट कराची के मैं 80 to 85% जितने भी मेंस के ब्रांड्स हैं उन सब के शूट्स मैं कर रहा था। ईद की, रमजान की, ये कैंपेन वो कैंपेन, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 साल लगातार मैं वो करता रहा हूँ।
और इसके बाद फिर क्या कहते हैं, मैंने सोचा था कि एक्टिंग में आना है, तो उसके लिए मैंने छोटा सा प्लान किया कि थिएटर से स्टार्ट करूंगा। बस प्लान ये है कि थिएटर जाके करूंगा। एक्टिंग के लिए क्या करना है क्या नहीं करना उसको अभी फिलहाल साइड पे रख दो। प्लान ये है कि एक्टिंग होनी है, तो वो उससे पहले ये जरूरी है, तो एक छोटा सा प्लान ये आ गया। एक्टिंग पे फोकस किया, अपनी ग्रूमिंग पे फोकस किया, कैसे मजीद अच्छा लग सकते हैं कैमरे के साथ। जो थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, या फिर एक होता है ना कि कैमरा आपका हमेशा से एक वो नर्वस होने वाली चीज बना हुआ होता है कि कैमरा सामने आता है, आप नर्वस हो जाते हो, आप जो होते हो वो बिल्कुल से अपना एक नया चेहरा डाल लेते हो, अपना एक नया जिस्म बना लेते हो, और बिल्कुल अकड़ के ऐसे करके बैठ जाते हो कि ये कैमरा आ गया और इसके सामने मैं नहीं दिखना। यार जरा मैं तो ये वाली जो कैमरा मैं भी अकड़ गई। हाँ। तो ये सारी चीजें निकालना, ये छोटे छोटे टारगेट्स मैंने अपने बनाए कि यार 2 दिन तक ये काम हो जाना चाहिए, या 10 दिन तक ये वाला काम हो जाना चाहिए, फिर 20 दिन तक वो काम हो जाना चाहिए। फिर छोटे छोटे ये टारगेट्स करते करते पता ये चला कि अभी ये टारगेट्स ही कर रहा था छोटे छोटे, इससे पहली ड्रामे तो की ऑफर आ गई मुझे। तो हम्म। टारगेट तो मैंने वो आगे किया हुआ था कि 3 साल का डिप्लोमा होगा, थिएटर करूंगा, इसके बाद जाऊंगा प्रोडक्शन हाउसेस में जाके स्क्रीन टेस्ट दूंगा। स्क्रीन टेस्ट देने के बाद फिर वो लोग मुझे बुलाएंगे, एक्स्ट्रा का कैरेक्टर देंगे, फिर इधर धक्के मारेंगे उधर धक्के मारेंगे, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 डायरेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लीड पे कैरेक्टर ऑफर हो गया। उस वक्त तक तो मैंने अपनी डिप्लोमा थिएटर पूरा नहीं किया था। तो आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी रखनी है, हम्म। आपको अपने अंदर हार्ड वर्क करने की वो रखनी है। एक 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 मुझे बहुत अच्छी वो याद आई है, लेकिन सही से नहीं आ रही, थोड़ी सी माइल्ड सी आ रही है, लेकिन मैं एग्जांपल यहाँ कोट करना चाहूंगा। अगर आज या कभी भी कोई मेरा ये इंटरव्यू देखेगा, तो हो सकता है उसको बहुत हेल्प मिले हम्म। कि मुझे माइल्ड सी है, तो मैं नाम नहीं ले रहा उस बंदे का। एक कोई बिजनेसमैन था, वो कहता है जाके कि किसी से पूछता है कि यार ये जो फला काम है ना, लेट्स से कि ये अपार्टमेंट बनाने के लिए जो जितना भी कुछ मटेरियल वगैरह और ये सारी चीजें जो होती हैं, इसको समझने में, इसकी टेक्निकलिटी से गुजरने में कितना टाइम लगता है। तो उसने कहा कि भाई इसको ना समझ लो कोई 10 साल लगते हैं। तो उसने कहा कि अच्छा ये तो मुझे टाइम बता रहा है। तो उसने क्या किया कि उसने सोचा कि यार इस टाइम को अगर मैं भूल जाऊं कि ये 10 साल लगते हैं, 10 साल तो मेरे पास है नहीं, हो सकता है मैं कल ही मर जाऊं। तो उसने कहा कि यार इन 10 साल में हम्म। एक बंदे ने कितना सीख लेना है, तो जितना सीख लेना है ना, बस उस पे फोकस कर लो आप कि इतना सीख लेना है 10 साल में। अब 10 साल को भूल जाओ, इतना सीख लो। हो सकता है आप 2 साल में उतना सीख लो, हो हम्म। सकता है आप 4 साल में उतना सीख लो। टाइम फ्रेम को हटा दो, बस सीखने पे फोकस कर लो, हार्ड वर्क पे फोकस कर लो, तो वो आपका 10 साल जो टारगेट आप बनाते हो वो आपको उससे बहुत पहले ही मिल जाता है। एंड आई हैव डन दैट। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ, मुझे मैंने अपने टारगेट्स को हमेशा उनकी डेडलाइन से पहले अचीव किया। तो आपका सवाल था कि 10 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ। तो 10 साल बाद फिलहाल मैंने ये सोचा है कि अम, मैं अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी स्टार्ट कर चुका हुआ हूँ, और या फिर करने वाला हूँ। अच्छा। वो ग्रो में होगा, ग्रोइंग स्टेज में होगा अभी। और डायरेक्शन के मैं कुछ प्रोजेक्ट्स करना चाहता हूँ 10 साल गुजरने से पहले। हम्म। तो एटलीस्ट मैंने कोई एक दो प्रोजेक्ट्स डायरेक्शन के भी किए हुए हों, भले से छोटे हो बड़े हो, डजेंट मैटर, बस मैंने किए हुए हों और मुझे पता हो कि मैंने दिल से किए हुए हैं, अपनी सारी हार्ड वर्क, अपनी सारी जो होते हैं ना कि मैं बात कर रहा था कि कैरेक्टर के अंदर मैं रूह डाल सकूं, तो बस मैं कैरेक्टर के अंदर रूह भी डाल दूं। तो हम्म। इस तरह का मैंने कोई किया, वो भले तो 5 मिनट की कोई शॉर्ट फिल्म ही क्यों ना हो, लेकिन वो मैंने डायरेक्ट की भी हो, और जिस तरह मैं चाहता हूँ उस तरीके से की भी हो, तब मैंने वो अचीव कर लिया। और एक क्योंकि आई हैव डन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग बाय द वे, और क्योंकि आई हैव एक्सपोजर ऑफ मॉडलिंग एज वेल, और व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी आई यूज्ड टू रन, इट वाज माय ओन, आई हैड एन ऑनलाइन स्टोर। तो उसमें हम लोग रिलेटेड वेयर्स वगैरह सारी चीजें सेल करते थे, एंड इट वाज रियली गुड ऑनलाइन स्टोर। फॉर सम रीजन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, तो उसको बंद करना पड़ा। तो आई ओपन अपना ओन ब्रांड। तो 10 साल में ये 4 5 6 चीजें जो है ये मुझे करनी है। शादी नहीं है? शादी तो हो सकता है कल हो जाए। इसको कहोगे मुझे बाद में एडिट कर दीजिएगा जरा। नहीं, मैंने शादी को कभी
प्लान नहीं किया कि देखो 10 साल बाद शादी कर लूंगा। हाँ, एक वक्त था मैं सोचता था कि शादी जो है वो फला उम्र तक होनी चाहिए। मेरा ख्याल है शादी तब होनी चाहिए जब आपको लगे कि शादी हो जानी चाहिए। दैट्स सही बात है, सही बात है। इट। अच्छा, मॉडलिंग से एक और भी मुझे बात जहन में आ रही है। जितने भी एड्स आ रहे हैं, वो मैं देख रही हूँ मोस्टली लाइक 1999 95% आर डन बाय एक्टर्स, नॉट बाय द मॉडल्स। जो जो हम देख के ग्रो किए, हमने मॉडल्स को देखा मॉडलिंग करते हुए, लाइक कमर्शियल्स करते हुए, अब एक्टर्स कर रहे हैं। व्हाई दिस शिफ्ट? मतलब इसका क्या है कि मुझे मुझे कुछ बात अजीब सी लगी है। इसके दो रीजन है। एक रीजन तो बहुत सिंपल सा ये है कि आजकल सोशल मीडिया पे जिसको पावर ज्यादा मिल रही है उसको काम ज्यादा मिल रहा है। और जैसे आपने कहा कि एक्टर्स होते हैं, इवन मॉडल से ज्यादा एक्टर्स तो खैर बहुत ही ज्यादा होते हैं। मॉडल से ज्यादा इवन जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, मैं किसी को वो कह के बुरा या अच्छा नहीं कह रहा, मैं सिर्फ एक लॉजिकली एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस रखते हैं, दे आर नॉट इवन एक्टर्स एंड दे आर नॉट इवन एनीथिंग। बस सोशल मीडिया पे उनका एक पावर है, लोग उनको देखना चाहते हैं, तो वो लोग आके कमर्शियल्स कर रहे होते हैं। वो लोग इवन एक्टिंग भी करने लग जाते हैं, तो एक्टर्स को भी पीछे छोड़ देते हैं। तो क्योंकि डायनेमिक्स बहुत ज्यादा चेंज हो गए हैं आजकल। हमारी जो सोसाइटी है, जो नया इसको पूरा एक एरा कहेंगे, तो इस एरा में डायनामिक्स चेंज हो गए हैं। आपको वक्त के साथ साथ अपने आप को बदलना पड़ता है। आपको ऑडियंस क्या चाहती है, ऑडियंस की अप्रिसिएशन को, ऑडियंस को अपने आप को ऑडियंस के सामने एक्सेप्ट करवाना आना चाहिए। अब फॉर सम रीजन लकी आर दी एक्टर्स, क्योंकि हम एक्टर्स को एक इजी स्पेस मिल जाता है कि थ्रू अ कैरेक्टर हम लोग ऑडियंस के सामने एक पूरी जिंदगी, एक पूरा इंसान पोर्ट्रे करवा रहे होते हैं। तो कनेक्शन अच्छा हो जाता है, सोशल कनेक्टिविटी उनकी बढ़ जाती है, इन्फ्लुएंस उनका बढ़ जाता है। सिमिलरली जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनका कनेक्शन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो उनकी प्रॉब्लम्स को नॉर्मली उनकी प्रॉब्लम्स के ऊपर के, आज हम आपको बनाना सिखाएंगे फलानी खीर, या फिर आज मैं आपको बताऊंगा प्यारे दिखने के 4 सुनहरे तरीके, या उमूरे खानादारी के सुनहरी उसूल, जो भी एक्स वाई जेड, वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज लेकर आते हैं जो ऑडियंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो उनका एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है उनके साथ। अब उनका कनेक्शन बिल्ड हो गया, उनको कमर्शियल मिलेगा, उनको सारी चीजें करने को मिलेगा, क्योंकि मुझे कौन देखेगा जिसका मेरे साथ कनेक्शन है। ठीक है, जिसका मेरे साथ कनेक्शन नहीं बोलेगा कौन है यार, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं क्यों देखूं इसको। तो ये वाली इश्यू आ जाती है। मॉडल्स नॉर्मली अब आई डोंट नो ये ऐसा क्यों इन लोगों का, या हम लोगों का, इवन आई बीन डूइंग मॉडलिंग, तो क्यों ऐसा एक वो चेहरा बनाना चाहते थे कि यार बहुत ज्यादा एटीट्यूड होना चाहिए मॉडल के लिए, एक एटीट्यूड भी सब कुछ है। ठीक है भाई, एटीट्यूड होना चाहिए, लेकिन क्या कौन सा एटीट्यूड होना चाहिए? एटीट्यूड जब हम लोग कहते हैं तो एटीट्यूड इज जस्ट अ वर्ड। एटीट्यूड का मतलब आप किस तरह का एटीट्यूड, बुरा एटीट्यूड, अच्छा एटीट्यूड, या फिर फ्रेंडली एटीट्यूड, या फिर वो वाला एटीट्यूड की जिससे आप हर किसी को, वो आपको देखे और आपको आपसे भागने का सोचे कि यार इसके करीब भी नहीं जाना है। तो कौन सा एटीट्यूड बताओ? तो लोगों को मिसगाइड कर दिया कि एटीट्यूड होना चाहिए, वो समझते हैं कि एटीट्यूड कोई नेगेटिव चीज है, नेगेटिव एटीट्यूड होना चाहिए। तो बहुत सारे मॉडल्स इस वजह से अपने एटीट्यूड की वजह से फंस जाते हैं, कनेक्टिविटी इश्यूज आते हैं। और इन्फ्लुएंस वैसे भी उन्हें इतना नहीं मिल पाता, क्योंकि दे आर कमिंग अप जस्ट ऑन 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 जस्ट अ पिक्चर, या एक बिल बोर्ड पे लग रहे हैं। तो ना किसी को उनका नाम पता है, ना किसी को फर्जी नाम भी नहीं पता, असल नाम तो क्या ही पता होगा। तो ये वाला इशू है। दूसरा इशू ये है कि फॉर सम रीजन आई थिंक मॉडलिंग इंडस्ट्री को थोड़ा सा ब्लेम करना पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी क्रिएट की कि अच्छे लोगों ने मॉडलिंग को करना छोड़ दिया, या फिर किया तो बहुत बेदिली से किया कि टाइम मिला तो कर लिया, वरना हमारा बैकअप प्लान है, हम वो कर रहे हैं जाकर। ठीक है, तो इंडस्ट्री को थोड़ा सा ब्लेम करना पड़ेगा, मॉडलिंग इंडस्ट्री को, कि उन्होंने सही लोगों को आने नहीं दिया, और जो लोग जो थोड़ा बहुत सही काम कर रहे थे उन लोगों को भी पीछे कर दिया कि नहीं रुको, हम
जिसको फेवर कर रहे हैं, जो हमें फेवर दे रहे हैं, हम उसको फेवर कर रहे हैं, मेरिट पे नहीं करेंगे काम, थोड़ा पीछे हो जाओ तुम लोग जो सही काम करना चाह रहे हो, थोड़ा पीछे ही रहो। हम्म। तो ये सारे मसले मसाले। हम्म। आई थिंक यू यू रेड इट राइट, सही बात है ये ऐसे ही। अच्छा, रोग के बारे में क्या बताएंगे आप, क्या कैरेक्टर प्ले कर रहे हो उसमें? अच्छा, ये मैं बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, एंड आई थिंक जो सुनने वाले हैं उन लोगों के लिए भी होगा। ड्रामा सीरियल रोग में बेसिकली रोग की स्टोरी जो है वो एक फ्यूडल फैमिली की स्टोरी कहेंगे उसे। एक अमीर घराना है, जिन जो कि ऐसा घराना है, ऐसे लोग हैं जिन जो कि रस्म और रिवाज, एक ट्रेडिशन के मुताबिक जिंदगी गुजारते आए होते हैं। उनकी कुछ रस्में होती हैं, उनके कुछ रिवाज होते हैं जिनको वो बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि मजबूती से थामे हुए होते हैं, छोड़ते नहीं है उन चीजों को, और समझते हैं कि ये जरूरी है। अब वो चीजें किस सिचुएशन पे, किस वक्त में, किस लिहाज से बनी थी, क्या कंडीशन थी कि और किसी ने उस रस्म को निभाया था या वो काम किया उस वक्त, तो वो रस्म भी नहीं होगी ना, किसी बड़े ने अगर कोई चीज की और वो रस्म बनी तो उसने उस वक्त एक काम किया ना कोई। तो उस वक्त क्या कंडीशन थी, क्या सिचुएशन थी, क्या क्या चल रहा था, हमें नहीं पता। हमने सिर्फ उसको देख के कहा कि ये तो हमारे बड़े करते थे तो हम भी करेंगे। अभी एक और इस तरह मुझे बहुत सारी चीजें याद आ जाती है, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। अभी पिछले दिनों ना एक और हम्म। एक और बहुत मजे की पोस्ट चल रही थी हम्म। कि एक वाइफ होती है, वो उसका शौहर उसके लिए पूरा लैम्ब लेके आता है, तो वो क्या करती है, लैम्ब का जो पीस होता है पूरा, उसमें से ना उसका साइड वाला हिस्सा ऐसे काट के तो उसको अलग डस्टबिन में फेंक के बाकी हिस्सा पकाने लग जाती है। तो वो शौहर पूछता है ये क्यों किया तुमने, वो पूरी लैम्ब ही तो थी, मतलब उसमें वो हिस्सा भी गोश्त का ही था, ये हिस्सा भी गोश्त का ही है, तो तुमने वो वाला काट के क्यों फेंका? तो वो कहती थी हमारी अम्मी ऐसा करती थी। उसने कहा चलो अम्मी को कॉल पे लेते हैं, अम्मी आप क्यों, उससे पूछा अम्मी आप क्यों ऐसा करती थी, तो उन्होंने कहा कि हमारी अम्मी ऐसा करती थी। तो उन्होंने कहा कि चलो अभी जो हमारी दादी अम्मी है या जो नानी अम्मी है, वो अगर हयात ही है तो उनको भी कॉल पे ले ही लेते हैं। तो उनको भी कॉल पे ले लिया। उन्होंने कहा कि हमारी भी अम्मी ऐसे करती थी इसलिए हम ऐसे करते थे, पता किसी को भी नहीं है कि क्यों कैसे क्या करना है, लेकिन कर सब वही रहे कि ये हमने किसी को करते हुए देखा है। तो खैर एनीवेज, तो इस तरह के कुछ जो ट्रेडिशंस वगैरह जनरेट हो जाते हैं सोसाइटी में, तो उसको बहुत खूबसूरती से इस ड्रामे में दिखाने की कोशिश की गई है। और मैं जो हूँ इस फैमिली में, आई एम प्लेइंग काइंड ऑफ अ रोल ऑफ अ बटलर। जैसे बैटमैन अगर देखी हो आपने, तो बैटमैन में उसका जो मुलाजिम होता है, वो असल में उसका मुलाजिम चल रहा होता है बचपन का, जो उसके सारे काम कर रहा होता है। अगर वो उसको पानी भी पीना है तो उसको पानी ला के देगा, लेकिन अगर उसका कोई गुड बिजनेस लुकिंग का बैटमैन मसला है तो कहाँ बिजनेस होते के हैं? इश्यू। इतने गुड लुकिंग बैटमैन कहाँ होते हैं? अच्छा, ड्रामे में आप लोग मुझे देखेंगे चाय तो वाला, चाय वाला। अच्छा, ये भी एक बहुत आपने इंटरेस्टिंग बात बताई है। इसके ऊपर भी गुड लुक्स और बीइंग अ बैटमैन, तो इसके ऊपर भी मैं आपसे वो शेयर करूंगा। तो इस तरह का मेरा एक कैरेक्टर है कि इसने पानी भी पिलाना है और साथ में बाकी बिजनेस के भी जितने बड़े बड़े मसले मसाइल हैं और जितना भी बिजनेस का काम है, मैनेजमेंट का, ये सब उसी ने ही करना है। तो ही इज दैट काइंड ऑफ अ सर्वेंट ऑफ दिस फैमिली। और इस तरह की बहुत मजेदार सा ये में मुझे कैरेक्टर ऑफर किया गया जो कि मैंने किया। और जैसे आपका सवाल कि यार तुम दिखने में लगते नहीं हो बैटमैन, एक मतलब अगर नॉर्मल बंदा बोले कि यार ये बैटमैन नहीं, इसको ओनर अगर बोलो तो ज्यादा सही लग रहा है, ये ओनर होगा, बैटमैन नहीं होगा। एक जनरल परसेप्शन अगर बाय लुक्स अगर हम किसी को फिजिकल अपीयरेंस से जज करते हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ जब ये वाला कैरेक्टर आया सामने और मैंने कहा कि मैंने ये वाला कैरेक्टर करना है, मैंने मुझे बहुत अच्छा लगा है और मैं इसको पुल आउट करूंगा। डीप डाउन आई न्यू बिकॉज आई वाज अ फैशन मॉडल। मैं तो फैशन मॉडलिंग करता था, मुझे पता है कि लुक्स क्या होते हैं, ग्रूमिंग क्या होती है, अच्छा कैसा दिखना है, और हाई एंड इलीट क्लास कैसे दिखना है, ये सब तो मुझे पता है। और कर करके तो ये मेरी रगों रगों में बसी हुई थी। और अब आउट ऑफ द ऑर्डिनरी मुझे ख्याल आया कि मैंने जाके बैटमैन का रोल करना है। तो ऑब्वियसली सबका क्वेश्चन जो था वो बिल्कुल वैलिड था। बाकी जब मुझे उन्होंने कहा कि यार ये और कोई कर लो इसमें से तुम्हें जो, और वो क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी वाला जो लड़का है, यूनिवर्सिटी जा रहा है आ रहा है ये सब कुछ, उसका भी बड़ा अच्छा काम शाम है और इक्वली लीड पे है वो।
तो वो क्यों नहीं कर लेते तुम? तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो ये पसंद आ गया है और ये मैंने करना है। और मुझे ये भी पता है कि मैंने इसके लिए क्या करना है, कि मैं जो मतलब मेरी पर्सनैलिटी को देख के जो वाइब आती है, वाइब बेसिकली क्या है, जिस तरीके से आप अपने आप को ग्रूम कर लो वो आती है, एक वाइब सेट हो जाती है। ठीक है। आप अपने आप को गुस्से वाला कर लो तो लोगों को पता चलेगा कि इसकी गुस्से वाली वाइब है। आप अपने आप को एलीट शो करवा लो चार चीजें पहन के, तो आप एलीट लगने लग जाओगे। यही अगर मैं फटे हुए कपड़े और चार पांच चीजें और करूं तो मैं गरीब लगने लग जाऊंगा। एक वाइब क्रिएट करनी होती है, वो हो जाती है। तो मैंने सोचा इस सारी चीज के ऊपर और मैंने जिद पकड़ ली कि मैं तो यही करूंगा और मैंने कुछ करना नहीं है। तो उस कैरेक्टर को बनाने के लिए मैंने अपनी तरफ से तो कह दिया था, लेकिन फिर थोड़ा सा मुझे भी, मैं भी फंस रहा था बीच बीच में काफी सारी चीजों में। तो फिर हमारे मोमल मोमल प्रोडक्शन में सीमा जी होती हैं और हिरा होती हैं। उन लोगों ने आपस में डिस्कशन की, मिसबा जी हमारी डायरेक्टर, उन्होंने इन सब लोगों ने मिलके डिस्कशन की कि यार देखो ये करना भी चाह रहा है, ही इज सो मच मोटिवेटेड टुवर्ड्स डूइंग दिस कैरेक्टर। मतलब नॉर्मली तो ऐसा होता है ना, लोग नौकर का कैरेक्टर छोड़ के कहते हैं कि यार मैं तो हीरो ही दिखना चाहिए हूँ स्क्रीन पे, तो मैं तो वो जो यूनिवर्सिटी बॉय वाला है वो करूंगा। लेकिन इवन दे वर हैप्पी नोइंग दिस कि यार ये बहुत दिल से ये वाला कैरेक्टर करना चाह रहा है, तो अब इसके साथ इसकी मिलकर हेल्प करते हैं, इसको बनवाते हैं अब इससे कैरेक्टर। तो हम लोगों ने वार्डरोब पूरा इसका डिसाइड किया कि किस तरीके से ये क्या कपड़े पहनेगा, क्या इसके कलर्स हो सकते हैं, कैसे इसका हेयर स्टाइल होगा, क्या ये पहनेगा, इसके हाथ में क्या होगा, ये कोई हाथ में चीज लेके फिरता होगा, फाइलें लेके फिरता होगा, क्या लेके फिरता होगा। मतलब ये अगर कुछ मतलब है ऐसा बंदा, बैटमैन टाइप का बंदा है, तो ये क्या ऐसा करता होगा। तो ये इस तरह की हम लोगों ने सारे ही मिलके चीजें सोची। और स्पेशली सीमा जी ने और हिरा जी ने और मिसबा जी ने मिलके बैठ के ये चीजें बनाई और फिर मुझसे भी डिस्कस की, और फिर मेरे दिमाग में जो जो कुछ था मैंने भी उन्हें बताया। एंड फाइनली जब वो हमने कैरेक्टर, मैं आउटर अपियरेंस की बात कर रहा हूँ, तो जब हमने वो आउटर अपियरेंस उसकी पूरी तैयार कर ली, तो वी ऑल वर शॉक्ड। हम सब हैरान थे कि यार ये कौन है। और लिटरली इतनी बार तो ऐसा हुआ है उसके बाद कि मैं पूरा अपना काम शाम करके सारी चीजें हो गई और पैकअप हुआ, अगले दिन दोबारा आया तो मिसबा जी सेट पे कहते तुम कौन हो? तो मैंने कहा वो मिसबा जी मैं सुभान। कहते तू सुभान? वो तो कोई और ही होता है, वो कौन है? मैंने कहा मैंने कहा चलो ये भी मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट हो गया कि आप मुझे मेरे असल में पहचान ही नहीं पाई। तो दैट्स सच अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट फॉर मी कि हम लोगों ने, हम सब ने मिलके इतनी एफर्ट की कि एक ऐसा कैरेक्टर निकला जो कि मैं ही नहीं रहा उसमें। तो आई एम रियली हैप्पी डूइंग दैट कैरेक्टर। डर नहीं लगता स्टीरियोटाइप होने से? अब बैटमैन ना बन के रह जाओ सारे ड्रामों में, इतना अच्छा काम किया है तो। मैं तो इस चीज से डर रहा था कि कहीं मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी बॉय बनता ना रह जाऊं, कि इसको सबसे ज्यादा वो हीरो हीरो ही हीरो करते रहो। बेसिकली मुझे ये लगता है, मेरे स्कूल ऑफ थॉट्स ना बड़े शेकी से हैं। मैं उनको सही या गलत नहीं समझ पाता, लेकिन मैं कहता हूँ कि कोई भी किसी के लिए भी हीरो है, ये भी हीरो है, और कोई भी किसी के लिए हर वक्त अच्छा या बुरा नहीं है। ठीक है, अगर मैं आज किसी के लिए रियल लाइफ में ड्रामे में हम्म, हीरो हूं ना, तो मैं हर किसी के लिए हीरो नहीं हूं। हो सकता है कोई कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके लिए मैं भी विलन हूं। ठीक है, तो लाइफ हमारी ऐसे ही चलती है, कोई चीज एब्सोल्यूट नहीं होती। ये दुनिया एब्सोल्यूट नहीं है। अगर रात को दिन से आप कैसे अलग कर सकते हो? रात है तभी हमने उसके ऑपोजिट दिन हुआ, और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। एब्सोल्यूट कुछ नहीं है। सूरज है तो चांद है, दिन है तो रात है, गर्मी है तो सर्दी है, एवरीथिंग इज रिलेटेबल। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई एक कचरे वाला, एक बिजनेसमैन, एक जॉब करने वाला, एक उसका बॉस, जितने भी इस दुनिया में मुख्तलिफ जितने भी पेशे हैं, जितनी भी लोग हैं, वो सारे हीरो हैं। हम्म, वो सारे के सारे हीरो हैं। और मुझे ये लगता है कि उनको बस अपना काम जो है वो उसी तरीके से ही करना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए हीरो रह सके, ज्यादा से ज्यादा लोग उनको विलन बोलें। बस वो इतना कर लें कि ज्यादा से ज्यादा, इतनी कोशिश कर लें कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनको हीरो बोलें।
मैं सिर्फ सुने जा रही हूँ। इतनी अच्छी बातें कहाँ से सीखते हैं भैया, आप मुझे तो ये बता दें। मैं आई एम रियली शॉक्ड। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस इंटरव्यू टू गो द वे इट डिड। आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ डूइंग इट ऑर्गेनिकली। या आई गेस सो। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने मुझे कहा कि यार हम लोग कुछ प्री डिसाइड नहीं करेंगे, हम लोग जस्ट बातें करेंगे और देखेंगे क्या होता है। तो आई रियली लव दैट आइडिया। We get to know, we get to see the real Subhan. या ऑब्वियसली दैट्स द होल पॉइंट ऑफ डूइंग एन इंटरव्यू। बाकी वो बनावटी चीजें तो ड्रामे में हम देख ही लेते इस पे हम ऑफ द रिकॉर्ड कन्वर्सेशन करेंगे। हैं। बट एनी मैसेज टू योर व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज? बहुत सारे मैसेजेस देने का दिल चाहता है, लेकिन एक मैसेज जो मैं देना चाहूंगा फिलहाल, जो मोस्ट रेलेवेंट मैसेज रहेगा, कि कोशिश करें कि जितना आप लोगों के एंड से हो सके अच्छी चीजों को देखें, अच्छी चीजों को प्रमोट करें। और जहां पे आपको लगे कि यार ये चीज जो है माशरे को खराब कर रही है, तो वहां पे स्टैंड भी लें। ऐसा नहीं है कि किसी चीज पे स्टैंड नहीं लेना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए गलत चीज पे। और गलत चीज को देख के एंजॉय नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीजें, बहुत सारा एक काम, और इवन हमारा जो मीडिया है वो आपसे आपसे कहने का मतलब ये है कि हम, ये जो ऑडियंस है जितनी भी, ये आपसे इन्फ्लुएंस होके बनती है। मैं आप लोगों से इन्फ्लुएंस होके बनाऊं, और मैं जितना आगे भी बढ़ूंगा या मैं अगर डिक्लाइन पे भी जाऊंगा तो मैं आप लोगों की वजह से ही जाऊंगा। और कोई भी, इवन ये पूरा मीडिया, मैं क्या, ये पूरा मीडिया अगर किसी के पास पावर है ना, तो वो पावर है ऑडियंस के पास। तो मैं आई रियली वांट कि हमारी जो ऑडियंस है वो अच्छी चीजों को प्रमोट करे और बुरी चीजों पे स्टैंड भी ले। आई रियली वांट दैट, दैट्स इट, दैट्स माय मैसेज टू देम। थैंक यू सो मच सुभान, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। बहुत मजा आया बात करके। और आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू सी के रोग में क्या, इसके बाद कोई और प्रोजेक्ट्स हैं पाइपलाइन में, या अभी हम सिर्फ रोग पे या हैं? नहीं नहीं, अभी रोग आ रहा है, इंशाल्लाह रोग चलेगा। रमजान के स्टार्ट होने से पहले पहले हो सकता है खत्म हो जाए या फिर रमजान तक चले। एनीवेज, रमजान के फौरन बाद मेरा एक और प्रोजेक्ट हम पे ही आने वाला है। उसकी डिटेल्स जो हैं वो वो मैं अभी हम रिवील नहीं करूंगा। वो हम अभी हम अभी आपको रिवील बाद नहीं में बता करूंगा। वो हम बाद में बताएंगे। हाँ लेकिन, हाँ उसके लिए अनीला जी को मेरा एक और इंटरव्यू सेट करना पड़ेगा। तो इसमें भी हम ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे। हाँ। ठीक है, चले, थैंक यू सो मच। और बहुत मजा आया आपसे बात करके। इंशाल्लाह जैसे आपने कहा, इंशाल्लाह दोबारा बात होगी। और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट। बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। और बल्कि मैं इनफैक्ट एक्चुअली प्लान यही कर रही हूँ कि थोड़ा सा कुछ एपिसोड्स चल जाएं, तो वी माइट गेट टुगेदर करें एक वो जूम के ऊपर ही सारे कास्ट को लेके, और एक सॉर्ट ऑफ दैट एक, वुड बी सच अ नाइस आइडिया। तो वो करें तो फिर उसमें भी मजा आएगा, लोग भी ज्यादा कनेक्ट करेंगे एंड लाइक दे विल एंजॉय इट मोर। थोड़ा सा जब चल जाता है तो फिर आप कैरेक्टर्स के साथ भी थोड़ा सा अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं और बिल्डअप कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह ये भी करेंगे। और उस वक्त भी हो सकता है बीच में आपसे मुलाकात रहे। लेकिन विश यू वेरी ऑल द वेरी बेस्ट, और बहुत 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 शुक्रिया। आई नो शूटिंग चल रही है, बिजी हैं, और टाइम का इतना डिफरेंस भी है, अभी आपके पास भी काफी लेट हो गया होगा, मगर इसके बावजूद भी यू गेव अस टाइम। थैंक यू सो वेरी मच। आई रियली रियली वेरी हम्बली आई एम सेइंग अ बिग थैंक यू टू यू। सो बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह फिर आपसे बात होती है। तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ, अब थोड़ी सी गपशप हम ऑफ द रिकॉर्ड। थैंक यू सो मच। आई एम रियली हम्बल्ड एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरी इतनी सारी तारीफें भी की है। एंड इट्स रियली अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। अल्लाह।